राधे राधे एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सारथी स्पीक्स। आज की कॉन्वर्सेशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम गीत तनेजा से बात करने वाले हैं। गीत मेरी लाइफ में मेरी सारथी की तरह एक ऐसी इंस्पिरेशन रही हैं जिन्होंने बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ सीख के डिसाइड किया है टू हेल्प एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। उन्होंने हीलिंग मोडालिटीज़ सीखी हैं जैसे फास्टर EFT, होओपोनोपोनो, थीटा हीलिंग, सोमैटिक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। सो I'm very, very excited to talk to Geet. So let's ask her our first question. Thank you so much, Dinima, first of all, for that beautiful introduction. And thank you for having me. I'm so excited to be talking to you and having beautiful conversations with you. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि हम जितने भी लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं ऐसी हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में, स्पेशली इमोशंस के बारे में, वो हम इस पॉडकास्ट के थ्रू कर पाएँ। तो आप वो ऐसी इंसान हैं जिनको मैं इंस्पिरेशन मानती हूँ और मैं जानती हूँ कि आपको बहुत सारी नॉलेज है इस वर्ल्ड के बारे में। तो यू आर जस्ट दैट परफेक्ट पर्सन टू शेयर दैट विद एवरीबडी एंड बिकम द सारथी इन फॉर्म। So let's start with our first question. So the first question is कि क्या हमें आप फास्टर EFT के बारे में बता सकते हैं? डेफिनेटली। सो फास्टर EFT एक बहुत ही अमेजिंग हीलिंग मोडालिटी है जो मेरी खुद की जर्नी में जब मैं ढूंढ रही थी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को एक बेटर लाइफ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है, चैलेंजेस को ओवरकम करने में हेल्प कर सकता है। सो मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, सीखी, प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग्स ली एंड हर चीज़ मुझे बहुत अमेजिंग लगी, हर चीज़ कंट्रीब्यूट करती है। बट फास्टर EFT मुझे ऐसी चीज़ लगी जिससे ऐसी-ऐसी चीज़ें इतनी जल्दी लाइफ में शिफ्ट होने लग गई कि मुझे लगा ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। सो फिर मैंने इसमें और पढ़ाई की, इसको सीखा कि क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इतने अच्छे रिजल्ट्स दे पाता है। सो तब मुझे समझ में आया कि फास्टर EFT एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो इसके क्रिएटर हैं, उन्होंने बहुत ही पावरफुल मोडालिटीज़ को मिला के एक बहुत अमेजिंग चीज़ क्रिएट कर दी है। सो EFT जो हम सबने सुना हुआ है, जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, उन्होंने उसको फाउंडेशन बनाया। उसमें फिर उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस को लिया। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो एक नई चीज़ है जो अभी बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के कुछ बहुत पावरफुल प्रोसेसेस को लिया। हिप्नोसिस, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, उन सब चीज़ों को कंबाइन करके एक ऐसी टेक्निक बनाई जो आपको फेथ की ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे फेथ होगा तभी वर्क करेगी, वो हर किसी के लिए वर्क करती है। सो दैट आई फाउंड वाज़ सो अमेजिंग कि हम जो लोग प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं उनको एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एवेन्यू दे पाती है। वाओ! तो जितना मैंने अपनी जर्नी को देखा है आपके साथ, मुझे याद है कि मैं आपसे भी EFT के थ्रू ही कनेक्ट हुई थी। तो सबसे जो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात मुझे EFT के बारे में लगी है वो है कि हम EFT में टैपिंग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं जिसमें हम मेरिडियन पॉइंट्स को टारगेट करते हैं। तो आप उस टैपिंग के बारे में और मेरिडियन पॉइंट्स के बारे में स्पेसिफिकली कुछ बता सकती हैं हमें? डेफिनेटली। सो जो ये EFT का फाउंडेशन है, इट कम्स फ्रॉम चाइनीज मेडिसिन। सो चाइनीज मेडिसिन में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट मेरिडियंस, जो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। सो EFT और फास्टर EFT ने क्या किया, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हमारे बॉडी पे लिए जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बॉडी की मेरिडियंस मीट करती है। सो जब हम उन पॉइंट्स पे टैप करते हैं, सो सबसे पहले तो वो जो ब्लॉकेजेस हमारी बॉडी में है, इमोशनल क्लॉग्स जो हैं जिसकी वजह से एनर्जी अटकी हुई है, सबसे पहले तो वो उन्हें खोलना शुरू करता है। दूसरी चीज़, जब हम वो टैपिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसमें हम एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जब हम टैपिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस स्टेट जो है उसमें हमारी बॉडी हील कर पाती है। हमारी बॉडी में अपने आप मैकेनिज़म्स हैं खुद को हील कर पाने के। कोई भी बॉडी में डिजीज़ आता है, कोई चैलेंज आता है, कोई स्ट्रेस आता है, बॉडी कैन ऑटो रेगुलेट इटसेल्फ। बट जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टेट में होते हैं, विच इज़ अ फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत बेसिक मिनिमम चीज़ें कर पाती है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ।
तो उसी तरीके से हमारी लाइफ में जब कोई थ्रेटफुल सिचुएशन आती है, इवन चाहे हमारा बॉस हमसे गुस्सा है या मेरी वाइफ की मुझसे लड़ाई हो गई है, हमारी बॉडी अभी भी उसको एक बहुत ही इमेंस थ्रेट की तरह परसीव करती है। जैसे अर्ली मैन में जैसे एक एनिमल अटैक करने वाला है, तो हमारी बॉडी में वही चीज़ें, हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो आर्म्स लेग्स में जाना शुरू हो जाता है, हाइटेंड हार्ट बीट, पल्स सब बढ़ जाता है, बिकॉज बॉडी को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ थ्रेट है। तो ऐसे टाइम पे बॉडी हील नहीं करती है, ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी बहुत अमेजिंग रिसोर्सफुल सॉल्यूशंस नहीं ला सकती। वो डर से ऑपरेट कर रही है, वो एक पैनिक में ऑपरेट करती है। एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स, दोज ऑल कम फ्रॉम दिस स्टेट, sympathetic state. So when we tap, the body starts getting a signal. It starts secreting hormones जब हम parasympathetic activate करते हैं, like oxytocin. So all of these hormones send a signal to the body that it's safe. हम काम डाउन कर सकते हैं। एंड जब हम काम डाउन होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे सॉल्यूशंस, आइडियाज बहुत ही बेटर हो जाते हैं। इसलिए फिर सॉल्यूशंस इमर्ज फ्रॉम अस। ऐसा नहीं है किसी को बाहर से आपको सॉल्यूशन देना है, आप खुद केपेबल हो उस सॉल्यूशन को निकालने के लिए। So that's what tapping does. Wow, amazing. Wow, that's so beautiful because everything is so connected scientifically to the body. And it's so interesting क्योंकि चाइनीज ट्रेडिशन में इतना पुराना, सदियों पुराना ट्रेडिशन है, वहां पे उन लोगों ने ये चीज उस वक्त आइडेंटिफाई कर ली थी, तो विच इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एक और बात जो आपने मुझे बोली बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगी वॉज सेंस ऑफ सेफ्टी, कि आपको लगता है कि आप सेफ हैं, आप महफूज हैं, आप अपनी बॉडी में महफूज हैं, और आप जिस एनवायरनमेंट में हैं, आप जिस वातावरण में हैं, वहाँ पे भी आप महफूज हैं। और जब आप महफूज फील करते हैं तो आपको कोई भी इम्पल्स में फाइट फ्लाइट वाले स्पेस से एक्शन नहीं लेना पड़ता, वहाँ से आप कोई भी कर्म नहीं करते। तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारे सिचुएशंस में जहाँ पे गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसका हमें डर होता है एक्चुअली इन द फर्स्ट प्लेस, कि हम अपनी लाइफ में जो करें अच्छा करें और सही डायरेक्शन में जाएं, वो हम अपने आप को उससे सेफ गार्ड कर सकते हैं, उससे बचा सकते हैं, और उसको और बेहतरीन तरीके से आई गेस ट्रांसफॉर्म करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, which is something that I took back from what you just said. Yeah, absolutely. And that's something so important that you just said, safety. चाहे आप कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, चाहे वो हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप है, मनी है, कुछ भी, इट ऑल कम्स डाउन टू द सेंस ऑफ सेफ्टी। एनी ट्रॉमा दैट इज क्रिएटेड इन आवर बॉडी, वो वहीं से आ रहा है कि किसी पॉइंट पे हम सेफ नहीं फील कर पाए, जहाँ से वो सब कुछ की शुरुआत हुई। सो जो जैसे हम EFT में भी वी ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट समथिंग कॉल्ड द इनर चाइल्ड इंटीग्रेशन। वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ट्रॉमा जो होता है वो उस पार्ट में क्रिएट होता है जहाँ पे उस चाइल्ड हमारे उस पार्ट को सेफ नहीं महसूस हुआ। जब हम वो सेफ्टी उसको दे देते हैं तो वो अपने आप अपना बेस्ट कर पाता है, हमें कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, हम ऑलरेडी परफेक्ट हैं। बट वो जब लैक ऑफ सेफ्टी होती है ना, तो वो हमें डिस्कनेक्ट कर देता है अपने आप से, अपनी इस विजडम से, अपनी इस गाइडेंस से, इनर गाइडेंस से। सो हम उससे वापस कनेक्ट कर रहे हैं खुद को बस। तो इसमें दो चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं इस मोमेंट में, जो आपने बात बोली। फर्स्टली इमोशंस, जो हमारी भावनाएं होती हैं, और दूसरा जो हमारा बचपन होता है, इनर चाइल्ड। दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारी उस सेफ्टी के लिए। उस पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि पहली चीज़, इमोशंस जो हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनका हमारी लाइफ में रोल क्या होता है? और दूसरी चीज़, जो ये हमारा इनर चाइल्ड है, जो ये हमारा बचपन है, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है हमें याद दिलाने का कि सेफ्टी क्या होती है? सो एक तो ये दोनों चीज़ें मेरे ऑल टाइम फेवरेट चीज़ें हैं। जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ काम करती हूँ, आई हैव रियलाइज दीज टू थिंग्स आर द की टू वेदर चेंज आएगा उस क्लाइंट में या नहीं। अगर हम इन दो चीज़ों पे अच्छे से काम कर लें, आप कुछ भी बदल सकते हो अपनी लाइफ में। दिस इज द की टू एवरीथिंग दैट यू जस्ट समराइज। सो इमोशंस आर very very important for us.
हम लोग को कभी इमोशंस के साथ उसको समझाया ही नहीं गया कि इमोशंस है क्या। हम हमेशा डरते आए हैं इमोशन से कि अरे ज़्यादा इमोशनल मत हो, ज़्यादा वीक मत हो। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में भरी गई हैं कि हम हमेशा सोचने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इमोशंस फील नहीं करते। इवन जब हम रोते हैं, हम सोच के रो रहे होते हैं। अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसको ये नहीं करना चाहिए था। हम कहानियों में हैं, हम बॉडी में इमोशन को कभी फील करते ही नहीं हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो रही हैं। इमोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सी चीज़ है। इमोशंस इज द कनेक्शन टू आवर हायर सेल्फ, टू आवर इनर चाइल्ड, टू आवर हायर सेल्फ, टू आवर इनर गाइडेंस सिस्टम। सब कुछ इमोशंस के थ्रू जाता है। जब हम लाइफ में इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बचपन से हमें सिखाया जाता है स्ट्रांग बनो, तो हम अपने इमोशंस को अवॉइड करते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, टॉक्सिक पॉजिटिविटी की पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। बट वो इमोशन तो आया जिसको हमने दबा दिया, तो वो गया कहीं नहीं है, वो दबा पड़ा है हमारे अंदर। आगे जाके लाइफ में आपको अलग अलग वे में वो निकल के आएगा। इमोशन सिर्फ एक चीज मांगता है, उसको फील कर लो। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इमोशन के साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, बिना कहानियों में जाए, बस उसको फील करो। उस टाइम पे रोना आ रहा है तो रो लो, अपने शरीर में महसूस करो उस इमोशन को। एंड इमोशन की लाइफ बहुत छोटी होती है, वो पूरी जिंदगी ऐसा नहीं कि आप रोते रह जाओगे, और अगर सोच लिया तो लोगों को लगता है अरे मैं तो फिर डिप्रेस हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन इज नॉट फीलिंग द इमोशंस। फीलिंग द इमोशन, इट जस्ट डिसअपियर्स लाइक दिस। इट्स लाइक अ लिटिल चाइल्ड, उसको चोट लगती है, वो गिरेगा, वो रोएगा और उठ के वो भाग के खेलने लग जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, नहीं रोना मत, रोना मत, रोना मत। वो चीज हम ब्लॉक कर देते हैं, सफोकेट कर देते हैं अपने अंदर। जैसे हम इमोशन फील करेंगे, बैठेंगे उसके साथ, उसको अपनी बॉडी में मूव करेंगे, वो फ्लो होके इट बिकम्स आवर स्ट्रेंथ। इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ गिफ्ट एंड सडनली यू विल फील इवन मोर कॉन्फिडेंट। और नए आइडियाज आएंगे, सॉल्यूशंस आएंगे एंड यू विल बी अमेज्ड। सो इमोशंस आई फील इज द की टू एवरीथिंग. And then coming to the inner child. So emotions is what connects us to the inner child. जो हमारे अंदर का बचपन बोले या हमारे अंदर का जो बच्चा है, ठीक है, वो कहीं ग्रो नहीं हो पाया, उसको वो सही एनवायरनमेंट नहीं मिला, नर्चरिंग नहीं मिली। एंड इसमें हम ये नहीं कहेंगे किसी की गलती है। आई डोंट थिंक पेरेंट्स आर ऑनेस्टली ट्रेन टू बी पेरेंट्स। कहीं कोई सिखाता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी उनके पेरेंट्स ने जैसे रेज किया वो आगे करते आए हैं। बट अब ये जो हम कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स, बच्चे, सब में एक अवेयरनेस आ रही है कि क्या जरूरत है हमारी। और बच्चा जो होता है ना, उसकी जरूरत होती है एक बेसिक चीजें, प्यार, सेफ्टी एंड जस्ट बीइंग केयर्ड फॉर। दैट्स ऑल इट नीड्स। अगर वो चीजें हम दे पाए तो बच्चा एक बहुत हेल्दी वे में अपने इमोशंस प्रोसेस करना सीख रहा है, तो वो चीजें लाइफ में अटकती नहीं है एंड दे गो ऑन एंड यू नो दे आर एबल टू क्रिएट हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ। बट मोस्टली दिक्कत क्या होती है, चाइल्डहुड में बहुत सी ऐसी चीज होती हैं जो छोटे छोटे ट्रॉमास होते हैं हमारे लिए। कई बार लोग कहते हैं अरे मेरा चाइल्डहुड तो बहुत परफेक्ट था, बट ऐसा नहीं है। एक बच्चे के लिए कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें उसको हर्ट कर जाती हैं, चुभ जाती हैं। एज एन अडल्ट तुम्हें लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी बात थी, इसको पकड़ने की क्या जरूरत है। बट वो 4 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चा, उसके लिए वो बड़ी बात थी। वो वहां अभी भी वो कैरी कर रहा है, वो वहां रह गया, वो हमसे डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब हम कोई इमोशन ट्रॉमा होता है ना, तो वो हमसे अलग हो जाता है। वो जो हमारे ऐसे इनर चाइल्ड है ना, वो हमसे डिस्कनेक्टेड है। इसलिए उन सबको इंटीग्रेट करना, अपने में वापस लाना, that brings up this beautiful shakti, this power in us that is so beautiful. And then you can create anything, be anything in life. There's no limit to what you can be. Both the answers, दोनों आंसर्स बहुत ही एनलाइटनिंग मेरे लिए। एंड एनलाइटनिंग क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने से वो पर्दा उठते हुए देख सकती हूँ। एंड उस पर्दा उठने के बाद जो मुझे सामने दिख रहा है वो है कि महसूस करने में, फीलिंग में वो फ्रीडम है, वो स्वतंत्रता है। और इस बारे में अगर लोग जागरूक हो जाएं, दे वेक अप, आई फील लाइक उससे वो अपने आप से वापस जुड़ सकते हैं। जैसे आपने बोला कि वो सारे जो हमारे सारे बच्चे हैं, जो अपने ही हमारी एक पूरी आइडेंटिटी के जो छोटे छोटे बच्चे हिस्से हैं, जो हम सब में समाये हुए हैं, वो हम सब साथ में इकट्ठा करके वापस उसको अब्जॉर्ब करके
और वी कैन लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ. हम बहुत खुश रह सकते हैं. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और मैं ऐसा नहीं कह रही कि खुश रह सकते हैं मतलब कि हम हमेशा खुश रहेंगे, नहीं. बट खुशी इस बात की है और स्वतंत्रता उसमें है कि अगले पल अगर मैं दुखी हो जाऊं तो मैं खुल के दुखी हो सकती हूँ, बिना एब्सोल्युटली, दैट इज रोके. सो ट्रू. मतलब हमें सिखाया जाता है कि स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग का मतलब है हमेशा खुश रहेंगे. ऐसा नहीं है. आप ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हो. जैसे सन आएगा वैसे मून भी आएगा, वैसे हैप्पीनेस आएगी, सैडनेस भी आएगी. एंड वो दोनों में मैजिक है, उन दोनों में ब्यूटी है, और उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने में घबराने की जरूरत नहीं है. सैडनेस भी हमारे अंदर बहुत चीजें ओपन करती है. सो वी मस्ट इंजॉय दैट फुली. एंड आई ऑल्सो फील कि अगर हम सब लोग ये चीजें सीख जाएं, अगर बच्चों को ये पहले से सिखाने लग जाएं अपने इमोशंस को फील करना, दुनिया में वॉर नहीं होंगे, दुनिया में क्राइम्स खत्म हो जाएंगे. इफ यू एवर लुक एट कोई भी यू नो द स्टोरीज ऑफ एनी साइकोपैथ्स और किलर्स जो हम सुनते हैं, स्टोरीज, यू नो, मर्डरर्स, उन सबकी लाइफ में ना चाइल्डहुड में एक कॉमन चीज रही होगी, विच इज अ ट्रॉमा. कि इधर उनको अपने पेरेंट्स से वो सेफ्टी, वो लव नहीं मिला, एंड दैट वेंट ऑन टू create a lot of inner conflicts within them, which was then externalized in the form of violence. So अगर हम ये emotions and healing अगर हम सब तक पहुंचा पाए तो दुनिया में एक्चुअली में कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे. पीस 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 पीस. एब्सोल्युटली. हाँ. जो मुझे रिमाइंड कर रहा है इस मोमेंट में बहुत ही रैंडम है, ऑफ द टाइम्स ऑफ हिपीज. या जो समय था 60s 70s का, जहाँ पे एवरीबडी वाज परसुइंग म्यूजिक, डांस. अगेन दैट रिमाइंड्स मी ऑफ रासलीला, कृष्ण जी. कि कैसे वो गोपियों के साथ नाच और गाना किया करते थे और खुल के जिया करते थे. और गोपियां रोती भी थी, कृष्ण जी देखते भी थे, बट उनके आंसू को वो एक जूल की तरह अपने साथ रखते थे और उसको अपने दिल के करीब रखते थे. वो उनका डायमंड, वो हीरा थे, उनके आंसू, जो कि हमें बताते हैं कि फ्रॉम दी स्टोरीज ऑफ कृष्ण जी माइथोलॉजी दैट all of these experiences are to be felt. And also coming back to the time of hippies, the fact that वहाँ पे भी हमने देखा जब the song don't worry be happy. So it's not like कि worry आपकी लाइफ में नहीं आएगी, आएगी, but आप उसको कैसे सबके साथ मिलजुल के बांट के इंजॉय कर सकते हैं और उसका पूरा मजा उठा सकते हैं. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी, उसकी वो सुंदरता है. तो ऑन दैट नोट, अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू, मैंने अगेन यू हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल हु हैज बीन इंस्पायरिंग मी. मैंने आपसे बहुत इंस्पिरेशन ली है कि आप खुद को कैसे कैरी करती हैं. आप अपना पूरे आपने जो जो अपने सेशंस कंडक्ट किए हैं उसमें से एक पर्टिकुलर सेशन है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही दिलचस्प लगता है. कभी मैं उसका हिस्सा जरूर बनना चाहूंगी. दैट इज सेक्रेड हीलिंग, सेक्रेड सर्कल्स. सो यू गेट अ लॉट ऑफ विमेन टुगेदर. तो उसके बारे में क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? एब्सोल्युटली. आई फील विमेन के लिए these sacred circles are so important. And from lifetimes and lifetimes, women have been coming together and sitting in circles, and वो अपने में इतना पावरफुली हीलिंग है. सो उसमें वो रिचुअल्स होते हैं कुछ जिससे दे कनेक्ट विद नेचर and with each other. So those circles were something that are very close to me, and they are safe spaces for women जहाँ पे वो अपने सारे नकाब उतार सकती हैं जो उनको दुनिया में पहनने पड़ते हैं. बहुत सी लिमिटेशंस में जीना पड़ता है, अपनी बॉडी को लेके बहुत घुट घुट के रहना पड़ता है. ये सीक्रेट सर्कल्स एक ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे विमेन आके अपनी बॉडी को फुल्ली ओपन कर सकती हैं. किसी का कोई जजमेंट का डर नहीं है. एक बहुत ही सेफ और प्यार भरी जगह है जहाँ पे हम एक दूसरे को एक प्यार की नज़रों से,
एक सेफ्टी की नज़रों से हम एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं बिना किसी डर से. टच इज़ अ ब्यूटिफुल लव लैंग्वेज. But women are not comfortable with that in the world because there has so much, lack of safety that women have experienced. So when a woman touches another woman, there is this sense of deep belonging that comes, that deep safety which we have forgotten, which somewhere our cells want to remember. So mostly these circles are so therapeutic for women. I see women shedding so much of tears. ऐसे दबे हुए इमोशंस निकल के आते हैं बाहर, एंड वो खुल के हंस पाती हैं, डांस कर पाती हैं, उनके अंदर जो चीज़ें एक्सप्रेस होना चाहती हैं वो फ्रीली आ पाती हैं, एंड टुगेदर हम वो सारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, दैट डार्कनेस को अल्केमाइज करते हैं मिलके through different rituals and processes. Wow. The Perspective Room is an initiative by Sarthi to bring people across the globe together in one space 3 times a week, and per session we discuss and we talk about this one theme related to emotional and mental well-being. This way we intend that you listen to so many different perspectives by different people on that one topic, which might help you shift the way with which you lead your life and find that connection that might be missing between the problem and the solution that you are facing in your life, or just with yourself, or whatever it may be for you. दो चीजें जो मेरे दिमाग में आई, again the two words that I picked up on is alchemize, alchemy. So alchemy with Geet is your platform. तो मैं alchemy के बारे में आपसे जरूर बात करना चाहूंगी. और दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो रोल हमारी लाइफ में, बात करती हूँ जेंडर्स की, जैसे आपने बोला कि ये विमेन के लिए हैं सर्कल्स, तो जो मर्द हैं हमारी फैमिलीज में, जो मेन हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे केस में, और स्पेशली इन अ वर्ल्ड जहाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ लिबरेशन की बात आई, स्वतंत्रता की बात आई, वहाँ हम सब इंसान हैं. इट्स ऑल जेंडर न्यूट्रल, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर. सो दैट वुमेन, अगर वो स्वतंत्रता महसूस करेगी और वो सेफ्टी महसूस करेगी, अपने नकाब उतार देगी, तो क्या वो एक ऐसा बच्चा या ऐसा इंसान बड़ा कर सकती है जो आगे जाके उतनी ही स्वतंत्रता से अपनी जिंदगी भी जी सकता है. तो इस केस में आपको क्या लगता है कि मेन एंड मर्दों का क्या रोल है? क्या उन्हें भी ऐसे सीक्रेट सर्कल्स की जरूरत है? क्या उन्हें भी ऐसी बैठकों की जरूरत है जहां वो हीलिंग स्पेस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि उसका फ्यूचर में टाइमलाइन क्या है? कितना टाइम लगेगा उन्हें भी इन सब चीजों के लिए ओपन अप होने में? सो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है फॉर मेन ऑल्सो. उनको भी इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, बट उनके पास एक खुद की परमिशन नहीं है समहाउ टू बी एबल टू गो टू दीज थिंग्स. सो मैंने कुछ सर्कल्स किए हैं विच हैव बीन ओपन फॉर ऑल जेंडर्स, एंड आई हैड इक्वल नंबर ऑफ मेन शो अप as women. So that was very beautiful for me. Even the clients जिनके साथ मैं काम करती हूँ one on one, I have a lot of male men who come to work. So even though for me it comes naturally to work more with women, but somehow men have now started waking up to understand कि हमें भी वो peace चाहिए, वो emotional क्वेश्चन चाहिए, and so that हम भी अपनी लाइफ एक तरीके से जी सकें. सो ये उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. बट जब एक औरत इन सर्कल्स में घुसती है या अपने पे काम करना शुरू करती है, अपनी फेमिनिन और इनर सेल्फ पे काम करना शुरू करती है, उनकी लाइफ में जो भी आदमी है, चाहे वो उनका फादर है, चाहे वो उनके भाई हैं, चाहे वो उनका बेटा है या बेटी है या हस्बैंड है, उन सबको एक ओपनिंग मिलनी शुरू होती है. सो विमेन इज अ चैनल. She is the Shakti. ठीक है? So for her to connect with that is a lot easier because she already has the power of creation, the womb within her, which is an access to the higher consciousness. So when she connects with that, automatically उसके आसपास जो लोग हैं वो उतना ही open कर पाते हैं. So I have noticed this so many times. जब वो कहते हैं कि मेरा पति तो कुछ काम करने को तैयार नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, सिर्फ हम करेंगे.
and then they see their husbands changing. Wow. That is so powerful, because a man does not have access to his emotions and vulnerability, but when a woman has felt and experienced and mastered her emotions, then he is able to get in touch with his vulnerability as well, because now he feels safe in it. But till a woman does not do that, he will not be able to access them. बहुत रेयर मैन होते हैं जो अपने से भी कनेक्टेड होते हैं, ऑफ कोर्स ऐसे भी होते हैं, बट मोस्टली व्हेन अ वुमन इज एबल टू गो डीपर इन हर सेल्फ, वर्क ऑन हर सेल्फ, इट क्रिएट्स अ रिपल इफेक्ट इन द फैमिली। वाओ, मुझे इस इंस्टेंस से लग रहा है जैसे जेंडर की भी बात नहीं है, इन द सेंस कि अगर मैं इस बॉडी में फीमेल ऑर्गन्स के साथ एक फीमेल हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी की बात नहीं है कि मैं फीमेल हूँ, एनर्जी की बात है। मतलब जैसे आपने बोला कि कुछ मेल्स हैं जो भी बहुत इजीली ओपन करते हैं, तो मे बी उनकी बॉडी में एनर्जेटिकली, शक्ति वाइज उनके अंदर शक्ति ज्यादा है शिव से, उनके अंदर वो फेमिनिटी ज्यादा है, से 60-40 का बैलेंस है, तो वो ज्यादा जल्दी ओपन अप कर पाते हैं। एंड ऐसे जो मेल्स हैं जिनके लाइफ में वो फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, उन्हीं के अंदर वो लोग भी अल्टीमेटली लीड करेंगे। Absolutely. तो उनकी लाइफ में जो फीमेल है जिसकी मे बी मैस्कुलिन ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द नेचर, जैसे यूजुअली फंक्शन करता है, वो भी अपने आप पे वैसे ही काम करना बैलेंस शुरू कर पाएंगे। Absolutely. तो आई डेफिनेटली लाइक फील दैट रेजोनेंस जो आपने मुझे बताया उसमें कि एनर्जी भी फॉर्म भी, बिकॉज आई गेस दोनों ही रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और दोनों को ही साथ में हमें लेके चलना पड़ता है। तो हाँ, मतलब वहाँ से मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, व्हेन इट कम्स टू सेक्रेड सर्कल्स जहाँ हम सब साथ में आते हैं, कौन से एवेन्यूज ऐसे हमारी सोसाइटी में आज अवेलेबल हैं जहाँ हम इस स्पेस में टैप इन करना शुरू कर सकते हैं, जहाँ वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा कि कहाँ से हम शुरुआत करें इन सर्कल्स में का पार्ट होने के लिए या अपना माइंड ओपन करने के लिए उसके लिए। सो मेनी टाइम्स सबके लिए इन सर्कल्स में आना इज नॉट द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज लोगों के लिए नई चीज़ें हैं और फिर वहाँ और भी लोग होते हैं, सो ओपन अप करना इज नॉट ऑलवेज ईजी। सो नॉर्मली फर्स्ट स्टेप कैन बी 1-on-1, जहाँ पे आपको एक प्रिवेसी मिलती है, जहाँ पे बिकॉज आपको पता नहीं है क्या है। मैक्सिमम लोग दे डोंट नो व्हाट दिस इज, दे आर स्कैर्ड कि पता नहीं क्या होगा। सो जब हम 1-on-1 में बैठते हैं तो वो सेफ्टी महसूस करना आसान होता है कि अच्छा अब मैं यहाँ सेफ हूँ, मैं अपने अंदर की चीज़ें यहाँ दिखा सकता हूँ, मेरा जो दबा हुआ इनर चाइल्ड है मैं उसको बाहर आने दे सकता हूँ। हो सकता है शुरुआत में वो सबके साथ नहीं बाहर आ पाता, क्योंकि हम बहुत चीज़ों में कॉन्शियस हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं ये ठीक तो कर रहा हूँ ना। सो मैनी टाइम्स आई हैव नोटिस 1-on-1 कैन बी एन ईजियर फर्स्ट स्टेप। एंड जैसे अब ऑनलाइन चीज़ें होने लग गई हैं, ग्रुप वर्कशॉप सर्कल्स ऑनलाइन भी होने लग गए, उसमें भी थोड़ा एक सेफ्टी लोगों को महसूस होने लग गई है कि अच्छा मैं अपनी स्पेस में बैठ के मैं सुन रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये क्या है नई चीज़, मैं धीरे धीरे उसमें अपने आप को ओपन कर सकता हूँ। वाओ, अमेजिंग, आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकती कि लोग ये पॉडकास्ट सुन के एक्चुअली वो पहला कदम उठाएं। एंड फर्स्ट स्टेप इज दैट करेज, वो करेज जो आपके अंदर से आए, उसको अगर बिल्ड करना है, आपको कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। एक प्राइवेट सेशन आप ले सकते हैं उस पर्सन के साथ जो वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और वही कमिंग बैक टू हमारी सेफ्टी, तो आप वो सेफ्टी बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स अमेजिंग। एंड ये जो करेज यू जस्ट सेड, आई थिंक दिस इज द पॉइंट जहाँ पे सबके लिए वो पहला स्टेप इज द मोस्ट डिफिकल्ट। कितने लोग आई हैव नोटिस जो उनके अंदर एक आ रही है चीज कि दे वांट हेल्प,
दे वांट टू रीच आउट, बट वो करेज नहीं इकट्ठी हो पा रही है। मन में बहुत नैरेटिव्स आते हैं, अरे खुद से करो, इसमें दूसरे की मदद क्यों चाहिए तुम्हें, अरे देखो हमारे माँ बाप भी तो खुद से ही प्रॉब्लम्स जूझते आए हैं, हम क्यों किसी और के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, अरे मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो खुद ही कर लूँ, इसमें क्या ज़रूरत है। सो ये नैरेटिव्स जो है ये रोकते हैं हमारे को रीच आउट करने में, मदद ले पाने में। एंड मैं इसको मदद भी नहीं बोलूँगी, एक्चुअली ये क्या है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं साइंस बहुत एडवांस कर रही है, ठीक है? अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, आप बटन दबा के लाइट जला सकते हो। तो क्या आप अभी भी वो लैंटर्न लेके घूमोगे? नहीं लेके घूमोगे, राइट? सो उसी तरह जो मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल वेलबीइंग है, उसमें बहुत एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं। बहुत ऐसे टूल्स आ चुके हैं, अवेयरनेस आ चुकी है जो पहले नहीं थी ईज़िली अवेलेबल। लोगों को पहले चीज़ें अपने आप ही हैंडल करनी पड़ती थी, बट अब उनके पास ये चीज़ें हैं, जैसे टैपिंग है, एक इतना सिंपल, इतना पावरफुल प्रोसेस है, तो हम क्यों अकेले चीज़ों से स्ट्रगल करते रहें? क्यों हम अकेले जूझते रहें प्रॉब्लम से, जब मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं अपनी प्रॉब्लम को प्रोसेस करके आगे मूव कर सकता हूँ, अपने लिए चीज़ें अचीव कर सकता हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू व्हिच आई ऑलवेज़ शेयर विद पीपल, कि डोंट थिंक कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। इट्स जस्ट एन एडवांसमेंट, कि अब बेटर चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं, मैं उसको यूज़ करके मैं बेटर अपनी लाइफ़ करूँगा। क्यों मैं धक्के खाऊँ? क्यों मैं रिगड़ता हुआ चलूँ? जब मैं यू नो एक फ्लाइट से पहुँच सकता हूँ मंज़िल पे, मैं क्यों चल-चल के वहाँ तक पहुँचूँ? हाँ, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है अबाउट द एंटायर हीरोज जर्नी, जो आपकी एक हीरोज जर्नी है, उसमें फर्स्ट स्टेप इज दैट करेज ओनली, कि आप वो आइडेंटिफाई करें, आप बस देखें कि एक्चुअली आपकी लाइफ में हो क्या रहा है। आपको दिख रहा है कि आपका जो ब्रिज है उस पार जाने का, नदी के उस पार जाने का, वो शायद बराबर नहीं है, कमज़ोर है, आप नहीं जा पाएंगे। पर कमज़ोरी का मतलब ये नहीं है कि आप उसको मजबूत बनाए ना, आप उस कमज़ोरी को बस धरे हाथ बैठे रहें ये बोल के तो कमज़ोर है, कमज़ोर है, कमज़ोर है। बट कमज़ोर को मजबूत बनाना ही होता है, ये उसकी एक नेचर का हिस्सा है बेसिकली। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वो इन मोडालिटीज़ के थ्रू कर सकते हैं। और सेकंड स्टेप आइडेंटिफिकेशन के बाद है ही एक्सप्लोरेशन, कि आप खोज में निकलें, वो सीकर बने, टू फाइंड दैट वन टूल फॉर यू। जैसे आपके पास एक पूरा बैग भर के गीत के पास एक बैग भर के ढेर सारे टूल्स हैं। तो शी इज मैरी पॉपिंस, आई डोंट नो किसी ने वो मूवी देखी होगी कि नहीं देखी होगी, बट शी हैज दैट मैजिक बैग, हाथ डालो एक टूल। सो you can even reach out to people like Geet herself also, and there are so many out there. Like Geet is one of those magnificent people out there. So imagine the number of tools all of us have in the collective. तो किसी के पास भी जाके आप वो एक टूल लेके अपने आप की मदद कर सकते हैं। One drop of courage. Absolutely. It's like a medicine. All it takes, that first step. And as you rightly said, it's very important to find कि आपको क्या चीज़ क्लिक करती है। आजकल उन सब चीज़ों में नहीं रह जाना चाहिए कि शॉर्टकट चाहिए मुझे, कि मुझे तो बस क्विक फिक्स चाहिए, उन्होंने बोला ये करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आप अपनी जर्नी को बाईपास नहीं कर सकते। जर्नी आपके अंदर से ही जाएगी। तो कभी ये मत वो ल्योर हो कि अरे ये तो शॉर्टकट है, ये कर लूँगी तो बस ये पैसा मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, अच्छा पति मिल जाएगा। हमें जर्नी अपने थ्रू ही करनी है, और हमें ऐसा कोई इंसान ऐसे में ढूँढना चाहिए जिसने खुद से भी वो जर्नीज़ करी हों, जो एक आपको दिखा सके कि उनकी लाइफ भी एक एग्ज़ाम्पल है जब उन्होंने खुद में ये चैलेंजेस को ओवरकम किया है, और वो मेरी खुद की शक्तियों को मुझसे जोड़ने में काम करते हैं, ना कि मुझे अपने पे डिपेंडेंट बनाते हैं। मैं हमेशा एक ये चीज़ कहती हूँ, हमेशा गाइड, प्रैक्टिशनर, फैसिलिटेटर, टीचर ऐसा ढूँढो जो आपको अपने पे डिपेंडेंट ना बनाए, आपको अपनी शक्तियों से मिलवाए, ताकि जर्नी आपकी है। वो सिर्फ एक टेम्पररी आपका थोड़ी देर हाथ पकड़ने आए हैं, बट जर्नी आप ही को लेनी है।
और आप ही को अपनी पावर्स का एहसास दिलाना है। तो सारथी स्पीक्स में जो सारथी है वो भी यही है कि आपके पास कोई एक गाइड है जो आपका हाथ पकड़ने के लिए है, और ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप थोड़े पल मैं आपका हाथ पकड़ी हूँ, कुछ और दूसरे पल मुझे किसी और के हाथ की जरूरत है उस वक्त, जो उनकी मजबूती है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, तो तब मैं उनका हाथ पकड़ सकती हूँ। एब्सोल्युटली। और ऐसे ही चलते चलते कट जाए रास्ते वाला सीन हो जाता है। Absolutely, हाँ, yes. विच इज ब्यूटिफुल। Yeah. तो इसी एस्पेक्ट में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हीलिंग स्पेसिफिकली, जो हीलिंग है, जैसे हमने बोला हम फील करेंगे तो हम हील करेंगे, महसूस करेंगे, तो उस वाले स्पेस में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन कौन से मिथ्स हैं लोगों की लाइफ में, जो मन घड़त कहानियां जो लोगों से वो सुनते आ रहे हैं हीलिंग के बारे में, आप उस बारे में क्या बोलना चाहेंगी? ऑल्सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट कि जैसे आपने बोला हीलर, तो जो आपको खुद की शक्ति से मिलवाए, तो ऐसे में वो 3 मिथ्स क्या हैं अबाउट दीज हीलर्स, हीलिंग वर्ल्ड, जो आप लोगों के लिए ब्रेक करना चाहेंगी, ताकि वो एक पिंच, एक ड्रॉप करेज ले एब्सोल्युटली। पाए? सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे महसूस होती है कि इस फील्ड को काफ़ी लोग शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि हम एक लाइफ कोच बन जाएंगे। तो वो इंस्टेड ऑफ अपनी जर्नी गो थ्रू करने के पहले वो इसको एक करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। सो उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रगल बढ़ जाती है लाइफ में, और फिर बहुत चीज़ें दिक्कतें महसूस होती हैं कि क्यों मैं नहीं बना पा रही हूँ, बाकी लोग तो बड़े अच्छे से कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सो इस फील्ड की सबसे एक ब्यूटीफुल चीज़ ये है कि जितना आपने अपने अंदर काम किया है, जितना डेप्थ से आपने अपनी डार्कनेस को एल्केमाइज किया है, उतना ही आप इसको अगर इंस्पायर्ड फील करते हो एक करियर के वे में बनाने के लिए, तो वो आप उतना ही उसको ग्रो कर पाओगे। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहा हूँ या कितना ज़्यादा अच्छे से मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो सब इस फील्ड में सब जगह वैलिड है बट उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत से आपको ऐसे हीलर्स, प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे जो हो सकता है बिल्कुल मार्केटिंग नहीं करते हैं, बट उनके यहाँ क्लाइंट्स, वर्कशॉप्स में लोग भरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डेप्थ पे काम किया है। सो ये मेरा एक हमेशा से सबको सजेशन रहा है कि पहले अपने पे काम करो, जी जान लगा के काम करो, एंड फिर जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तब दूसरों पे जाओ। वरना हम दूसरों के प्रॉब्लम्स में जब बैठते हैं, हम उतने स्ट्रांग नहीं हुए होते हैं कि हम बिना अब्सॉर्ब किए कर पाए। सो जब आप खुद उस लेवल पे आ सकते हो, जब आप अंदर से आपको एक आवाज़ आए कि अब तुम रेडी हो, अब तुम अपने पे काम भी करते रहो बट अब तुम लोगों को भी मदद कर सकते हो, तब उसमें जंप करें। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि हीलिंग से मेरी ये प्रॉब्लम्स कैसे बदल सकती हैं। जैसे मेरे मम्मी-पापा के साथ प्रॉब्लम है, बट अब तो मेरे मम्मी-पापा ऐसे ही हैं, इससे हीलिंग क्या कर लेगी? मेरी तो मैं फँसा हुआ हूँ यहाँ, अगर मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, इसमें हीलिंग क्या कर लेगी? सो वो लोगों को एक लिंकेज नहीं है कि ये क्या है हीलिंग, क्यों है, कैसे वर्क करती है। सो मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो मैंने क्लाइंट्स के साथ वर्क किया है, कोई भी टाइप का चैलेंज हो, चाहे आपके माता-पिता हो सकता है, आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं उनकी वजह से, हो सकता है बहुत टॉक्सिसिटी आ रही है, और ये ऐसा एक चीज़ है कि माँ-बाप तो हमेशा परफेक्ट होते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। और इंडिया में मुझे ऐसा लगता है ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो भगवान की तरह मानते हैं। बट उसमें एक चीज़ जो गलत हो जाती है, उसकी वजह से बच्चे बहुत सफ़र करते हैं और वो एडल्ट लाइफ में भी सफ़र करते रहते हैं। तो हर एक को हमें अपने पेरेंट्स को इज़्ज़त दें, दे आर अमेज़िंग, उन्होंने हमें बर्थ दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनमें भी फ्लॉज़ हैं, उनकी खुद की मिस्टेक्स हैं, वो परफेक्ट नहीं है। जब हम उन्हें परफेक्ट सोचने लग जाते हैं, तो हम उनको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, जिससे हम भी बार-बार हर्ट होंगे और वो भी बार-बार हर्ट होंगे। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना कि वो पेरेंट्स हैं, वो भी गलतियाँ कर सकते हैं, एंड मुझे उस पे अटकना नहीं है। मुझे अपनी जर्नी पे फ़ोकस करना है, और
एडल्ट्स को एक पॉइंट पे पेरेंट्स से डिटैच होना बहुत ज़रूरी है, वरना शादियों के बाद आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि एक लड़का और लड़की अपना पेरेंटल इन्फ्लुएंस भी अपनी मैरिज में ले आते हैं, और वो इंटरफेरेंस दोनों के बीच का रिश्ता कभी बनने ही नहीं देती ढंग से, क्योंकि लड़के के पेरेंट्स को लगता है कि वो पहले हमारा बेटा है, बाद में किसी का पति है। तो वो वजह से कभी भी, और बेटे को नहीं पता, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जा रहा है कि माँ बाप ही सब कुछ हैं, माँ बाप का ध्यान रखना ही सब कुछ है। तो वो चीज़ों की वजह से बहुत एक जनरेशन अटक गई है बीच में कि हम क्या करें, हम तो फंस गए हैं बीच में, शादी करना तो मुसीबत हो गई है हमारे लिए। सो पेरेंट्स को भी ये समझना और बच्चों को भी ये समझना कि हमें एक पॉइंट के बाद पेरेंट्स से डिटैच होना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी निभानी है, प्यार भी पूरा है, बट अब हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, नॉट उनकी उम्मीदें, उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी स्टोरीज, उनकी लाइफ उनके लिए है, उनकी जर्नी उनके लिए है। जब हम हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी जर्नी नहीं जी पाते। So we have to come out of that. So this I feel is something which is not talked about more in India. हेल्दी सेपरेशन इसको Yeah. हम बोल सकते हैं, Yes. जो सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा है, हाँ। attached yet detached at the same time. बहुत सारे ऐसे मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और अपने क्लाइंट्स के साथ भी एक्सपीरियंस किया है, जहाँ पे लोग अपनी खुशी के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, बिकॉज उनकी पेरेंट्स की खुशी, उनके माँ बाप की खुशी कहीं और होती है अपने बच्चों के लिए। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉलो करें, जैसे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बच्चे नहीं चाहते, बच्चे चाहते हैं कि उनको आर्टिस्ट बनना है, उनको आर्किटेक्ट बनना है, बट पेरेंट्स उनके लिए वो नहीं चाहते। बच्चे डरते हैं, कैसे बोलूं, वो ही नौकरी करते रहते हैं। तो ऐसे में मे बी जो तीसरा मिथ आपको ब्रेक करना है, क्या आप इसके बारे में कोई एक मिथ है जो आप ब्रेक कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान को अपनी खुशी चुनने के लिए, इन रिस्पेक्ट टू हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमें बड़ा किया है और हमारे लिए सब कुछ किया है। या सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आई वुड लाइक टू से, कि पहली बात, आपके पेरेंट्स ने आपको जो बर्थ दिया, आपको बड़ा किया, वो कोई एहसान नहीं किया है आप पे। एक ये बहुत डीपली इनग्रेन्ड फीलिंग है, और जो ये पेरेंट्स भी यूज़ करते हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, हमने तुम्हें बड़ा किया, हमने तुम्हारे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, ये एक बहुत ही गलत थिंकिंग है। आपने बच्चा पैदा किया, वो आपकी चॉइस थी। आपने जो उनके लिए चीज़ें की, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी किए, बिकॉज आप में भी एक अच्छा पेरेंट बनना चाहते थे, या आप चाहते थे उनको ऐसी स्टडीज मिले, वो आपके डिसीजंस थे। उसका बोझ बच्चों पे नहीं आना चाहिए। सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है, क्योंकि वो बच्चा पूरी जिंदगी उस ऑब्लिगेशन, उस रीपे में, एहसान में ही फंसा रह जाता है। वो गलत है। वो बच्चा आया है अपने आप को इस दुनिया में रिप्रेजेंट करने, बट वो अपने मम्मी पापा का ही पार्ट बन के रह जाता है। वो अपने आप को डिस्कवर ही नहीं कर पाता कि मैं कौन हूं। मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा का अंश नहीं हूं, मैं अपने में भी कुछ हूं। मेरी कुछ एक यूनिक पर्सनैलिटी है, मेरी कुछ यूनिक सोल की जर्नी है, एक अलग पर्पस है। वो मुझे पता है, वो कोई और मुझे नहीं बता सकता। इसलिए छोटे से ही, इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स ऑलवेज सेइंग कि ये बनो, ये करो, हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए उनके अंदर की आवाज से कनेक्ट होने में, कि तुम्हारा क्या मन करता है, तुम्हें क्या करना है। एंड जब आप वो इसको हम इनर गाइडेंस सिस्टम बोलते हैं, अगर वो बच्चा छोटी उम्र से अपना इनर गाइडेंस सिस्टम से कनेक्ट होने लग गया, तो ये जो थिंकिंग है ना कि अरे आर्टिस्ट में तो पैसा नहीं है, अरे इन चीज़ों में ज़्यादा पैसा है तो इधर ही जाओ, वो सब बातें वहीं ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जब वो चीज़ आपके अंदर से आती है, वो आपको एकदम सही जगह पे सही टाइम पे ले जाएगी। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हम बहुत से बच्चे रिबेल करने के लिए भी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं मुझे इंजीनियर नहीं बनना तो मैं ये करूँगा, बट उन्हें पता नहीं कि उन्हें और क्या करना है, बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। सो वो अभी भी अंदर से डिस्कनेक्टेड है। और रिबेलियन
हमें कोई फायदा नहीं कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चाहे वो कोशिश करता है कि हम थोड़ा अपनी आवाज के पास जा सकें, दूसरों की आवाज को थोड़ा दूर कर सकें रिबेल करने से, बट वो तब भी हमें अंदर की आवाज से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सो दैट इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज हम सबकी सुने, बट एक डिस्टेंस से। सबकी सुनो बट करो अपनी। क्योंकि कई बार बहुत अच्छी एडवाइस भी लोगों से आपको मिल जाएगी, उसको सुनो बट फिर अंदर के तराजू पे तोलो उसे कि मेरे लिए ये सही है क्या, और फिर वो जो चीजें आप करोगे ना, दे वुड बी अमेजिंग। वाओ। और ऐसे में लोगों को लगता है कि तराजू पे अगर हम तोल रहे हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो वो प्रैक्टिकलिटी है। आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, आप वे कर रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हो, सही गलत देख रहे हो, ये प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल है। बट लोगों को लगता है कि नहीं, क्योंकि मेरा वो वहम है या मेरी वो स्टोरी है या मेरा वो बिलीफ है कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की ही सुनूं, अपनी सुनूं ना सुनूं, बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उन सब के चक्कर में कहीं ना कहीं अपने आप को इंसान मजबूर और एक विक्टिम बना लेता है, और उसके बोझ तले वो पहला कदम अपनी आवाज सुनने के लिए उठा नहीं पाता। और अगर वो उठाने की सोचे तो वो उसको शायद से नाम दे देता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। और वो जैसे थोड़ा सा भी स्टेप लेता है, दुनिया उसको एकदम से डरा देती है कि देखा कितनी स्ट्रगल है, कहाँ फंस गए तुम। जैसे हैव यू सीन तमाशा मूवी? हाँ, उसमें बहुत ब्यूटीफुली इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो एक जिंदगी जी रहा था अपने अंदर के इनर चाइल्ड को दबा के, अपने अंदर की आवाज को दबा के, एंड कितनी करेज लगती है उसको टू फाइनली ब्रेक दोज वॉइसेस ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज फादर, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स लिसनिंग, इतना यूनिक क्रिएशंस निकल के आती हैं उसके अंदर से। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल मूवी जिसने ये एक्सप्लेन किया ये कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपके इस इंटायर सेटअप जहाँ पे हमने किया हुआ है, मैं बहुत देर से आप मेरे जस्ट आंखों के सामने एक पेंटिंग है। इट्स अ आर्ट वर्क एंड इट्स अ ब्यूटिफुल आर्ट वर्क। मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं उस आर्ट वर्क में कुछ खोज रही हूँ। एंड उससे मुझे एकदम अंदर से दिमाग में इस मोमेंट में आ रहा है कि हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। और जो आपने मेंशन किया वो क्रिएटिव एनर्जी, जो शक्ति, वो कहीं ना कहीं जब वो खोजने निकलती है तभी उस खोज में कुछ नया बना पाती है और अपने आप को दोबारा से बना पाती है, डिस्ट्रॉय करके फिर क्रिएट करती है। Absolutely. तो so true. वो पेंटिंग ने मुझे अभी अंदर से ऐसे मैसेज दे दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट्स द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन जो मैं उस पेंटिंग में अभी देख पा रही हूँ। मेरी नजर नहीं हट रही है उससे, वो इतनी सुंदर पेंटिंग मुझे लग रही है। तो आप आई गेस जो भी ऑडियंस आज ये पॉडकास्ट सुन रही है, और मैं इतनी खुश हूँ हमारे ऑलमोस्ट एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन दैट लोग जो आपने बातें बोली हैं आज वो सुन पाएंगे, और जिस तरीके से मैं अपने वो क्रिएटिव एनर्जी में, अपने थ्रोट चक्रा एनर्जी में, अपनी इनर गाइड की एनर्जी में इस मोमेंट सिर्फ वो एक आर्ट वर्क देख के लॉस्ट हो गई हूँ। आई एम श्योर लोगों को बिलीव और फेथ आएगा वो करेज लेने के लिए। I'm sure it's a conviction. I'm saying it that people will take that first step towards finding themselves. Yeah. Be it through faster EFT, sacred circles, theta healing, somatics, anything and everything in your Mary Poppins bag. I'm sure that people will definitely, after hearing your words, will be inspired to do it. Take inspired action. Absolutely. And you very rightly said this thing कि एक death of things के बाद birth होता है, और हमें लाइफ में उन डेथ्स से डरना नहीं चाहिए।
यू नो डेथ बोले या ब्रेकडाउन्स लाइफ में जो होते हैं, फेलियर्स जिनको हम बोलते हैं ना, आई ऑलवेज फील कि वो जो चीज़ें हैं उनमें इतना मैजिक है, इतना पावर है। तो कभी भी किसी टाइप के सेटबैक से डरिए मत। हमेशा याद रखिए, सेटबैक को अगर आपने सही डायरेक्शन में, इनर जर्नी में ले लिया, तो आपको ये बहुत सुंदर रास्ते पे लेके जाएगा, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, दे आर जस्ट रीडायरेक्शंस. There are no such things as rejections. You're always being redirected to your right path. So कुछ डरने की जरूरत नहीं है. जो भी आपकी लाइफ में अभी हो रहा है, अच्छा बुरा जैसा भी, वो एकदम परफेक्ट है इस मोमेंट पे. बस उसको इस्तेमाल करके अंदर के रास्ते चले जाइए एंड दुनिया बहुत ही सुंदर हो जाएगी. Amazing. such fun, cool, happy. Don't worry, be happy. As I said, those hippie vibes. Yeah. I can so totally feel this in the room right now. And हाँ, बस लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में जो आपकी जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है, और आज इस पॉडकास्ट में हमारी कॉन्वर्सेशन में जो आप रिफ्लेक्ट कर पा रही हैं, उसमें कोई एक कॉमन पॉइंट आप पिक करके लोगों को बताना चाहेंगी जो उनके लिए भी शायद से इंस्पिरेशनल हो? सो मेरी एक्सपीरियंस इन माई लाइफ, आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा से ना, जब मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा थी और मैं बहुत ही प्रिपेयर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करना, बहुत स्ट्रेस लेती थी, बहुत एंग्जाइटी लेती थी. एंड बचपन में मेरे को ये एंग्जाइटी इशूज बहुत थे कि एग्ज़ाम से पहले अच्छे नंबर आने चाहिए, हर चीज़ में स्ट्रेस लेना, प्रिपेयर्डनेस जिसे कहते हैं ना. सो आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ डूइंग दिस इनर वर्क, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ बदली, जो मैंने आज इस पॉडकास्ट में भी मैं हमेशा अब यूज़ करती हूँ. मैं कभी प्रिपेयर नहीं करती चीज़ों के लिए, क्योंकि जो आप प्रिपरेशन करते हो ना, वो समवेयर इंटेलेक्ट की प्लानिंग है, और इंटेलेक्ट बहुत लिमिटेड है, वो सिर्फ 10% है आपका पार्ट. जब आप एक ओपन स्पेस से आते हो, तो आप अपने अंदर की उस इनर गाइडेंस, विजडम, हायर कॉन्शियसनेस सबको ओपन कर पाते हो. सो आई डिड नॉट वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस और थिंक व्हाट आई एम गोइंग टू से. आई ऑलवेज लाइक टू जस्ट बी इन द मोमेंट, एंड व्हाटएवर वांट्स टू फ्लो can flow, and this is something which I have found works amazing. I had a corporate career before this, and I was able to use these principles of spirituality and create amazing corporate life. Similarly, in relationships, if you're able to be just empty and present, then you know the best can flow through. कोई preparedness, कोई control, planning की ज़रूरत ही नहीं है. Yeah. That's the most easygoing and fun life. Amazing. And that makes me really feel stupid in the moment looking at this. जिसमें मैंने No, a little bit of structure, as you know, is very important. You know, you went with the flow and the structure, so both of them are equally important for all of us, like the masculine and the feminine both go together. So yeah, it's all perfect. Beautiful. Perfect podcast. Thank you so much, Geet. आज यहाँ हमारी पॉडकास्ट पे आके अपने बेहतरीन थॉट्स को हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए, फॉर द ऑडियंस whoever is listening across the world, I'm sure कि वो कुछ ना कुछ अपने बैग में लेके जाएंगे, और I really hope and have faith that they will try and gather that tiny bit of courage to sort of implement it in their life. So thank you for being here. Thank you so much for having me. It was such a pleasure to talk to you, to be with you, your beautiful energy. Thank you so much. Thank you. Coming up next on Sarthi Speaks. कॉन्शियस वही होगा ना जो अभी अनकॉन्शियस है. अगर कोई कॉन्शियस नहीं है, जागरूक नहीं है, तो वो पेरेंट कैसे बिहेव करेगा, और वर्सेस एक पेरेंट जो प्रेजेंट मोमेंट में फुल जागरूकता के साथ पेरेंट कर रहा है, वहाँ पर वो रिएक्ट करेंगे पेरेंट्स बच्चे का बिहेवियर देख. हमें विद इन की जर्नी करनी चाहिए, इनवर्ड जर्नी करनी चाहिए. मेरा बच्चा एक्ट आउट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, चिल्ला रहा है. बच्चों का क्या रोल है, मतलब पेरेंट्स की लाइफ में, हम लोग पैदा क्यों हैं? मेरे क्या फीलिंग्स हैं एज अ मदर, एज अ पेरेंट. मैं अपनी मॉम को भी बहुत ही डिफरेंट वे से देख पाऊंगी अब, ये बोल के कि हाँ, ये उनमें कमी नहीं है. इट्स नेवर अबाउट द चाइल्ड, इट्स अबाउट समथिंग विच इज टू बी हील्ड विद इन मी.
यही है हमारा रूट ऑफ एवोल्यूशन. Every opportunity when I fail or fall or make a mistake is an opportunity to learn and grow.